समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कल याचिका जो थी वो आपकी खारिज हो गई और अब मुकदमा चलेगा आपके ऊपर। पहली बात तो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमा जिसमें मैं स्वयं याची हूँ, अभी तक उसका निर्णय आया ही नहीं। मैं स्वयं याची हूँ, मुझे खारिज होने की कोई सूचना भी नहीं। जहाँ तक हमारे एडवोकेट्स ने बताया कि जजमेंट अभी रिजर्व है, लेकिन उसके बावजूद मीडिया ट्रायल के माध्यम से जिस तरीके से मनवादी मीडिया ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने की एक षड्यंत्र और कोशिश की है, वो बहुत निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आने के पहले किसी को भी सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मैं स्वयं एडवोकेट रहा हूँ, न्यायपालिका में मेरा विश्वास है और न्यायपालिका की जो गरिमा है सामूहिक रूप से बनाए रखने की सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए न्यायपालिका पर दबाव बनाने का जो षड्यंत्र मीडिया ने किया है वो अत्यंत निंदनीय है। एक सवाल ये था कि लगातार 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। समाजवादी पार्टी आज कार्यकारिणी की बैठक भी कर रही है और उसमें कई एजेंडे तय किए जाएंगे। पीडीए उसमें मुख्य मुद्दा है और जातीय जनगणना का। तो क्या इसी को लेकर आप लोग 2024 में आगे बढ़ेंगे? बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। जातिवार जनगणना ये हमारी प्रथम वरीयता की मांग है। यद्यपि ये जातिवार जनगणना कोई नई नहीं है, 1871-72 से प्रारंभ हुआ। प्रति 10 वर्ष पर यह जनगणना होती रही है। अंतिम जनगणना 1931 में हुई। 1931 के बाद जनगणना जातिवार हुई नहीं। यदि हुई भी तो सार्वजनिक नहीं किया गया, जबकि संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक इसे होना चाहिए। क्योंकि जब जातिवार जनगणना होती है तो जातिवार आंकड़ा आने के बाद हम अपने बजट में धन संख्या के अनुपात में आवंटित करते हैं, प्रावधानित करते हैं। वैसे भी कई ऐसे मौके आए जब माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित मामले आए और माननीय न्यायपालिका ने जातिवार आंकड़ा मांगा, तो सरकारों ने ये कह करके अपना पीछा पिंड छुड़ाया कि जातिवार जनगणना का आंकड़ा नहीं उपलब्ध है, जिसके नाते पिछड़े वर्गों के आरक्षण में भी कई बार निर्णय पिछड़े वर्गों के हित में नहीं हो पाए। इसलिए भी आवश्यक है कि जातिवार जनगणना कराई जानी चाहिए। और रही बात पीडीए, हमारा नारा समय समय पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों में पैदा होने वाले महापुरुषों ने उठाया। बहुत पहले शोषित समाज पार्टी बनी थी, उसने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। बहुजन समाज का मूवमेंट चला तो मनोहर काशीराम भी नारा दिया था 85 बनाम 15 का। समाजवाद का नारा चला तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी नारा दिया था कि पिछड़ों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और उसी नारे को आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए के रूप में प्रस्तुत किया, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को अगर जोड़ लिया जाए
तो इनकी संख्या लगभग 90% पहुंचती है। तो 90% लोगों को आज अगर जातिवार जनगणना नहीं होगा तो 90% लोगों के हित में हम देश में आने वाले बजट में हिस्सेदार कैसे बना सकते हैं, उनके विकास की बात को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, उनका भी विकास हो, वो भी मुख्य धारा में खड़े हों, वो भी विकास कार्यों से जुड़ें, उनकी बस्तियां भी विकास कार्यों से जुड़ें। इसलिए समानुपातिक बजट के धन का आवंटन करने के लिए भी आवश्यक है और साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में भी इनकी हिस्सेदारी क्या है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी जातिवार जनगणना आवश्यक है। और आज हालात ये हैं कि 10% लोग 90% पदों पर बैठे हुए हैं और 90% की आबादी रखने वाले पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मात्र 10% पर रह के सिमट गए हैं। इसलिए इस विषमता को खत्म करने के लिए भी जातिवार जनगणना आवश्यक है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मिलकर के इस अभियान को और तेज भी करेंगे और अगर भाजपा जातिवार जनगणना नहीं कराती है तो सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी खुद जातिवार जनगणना कराएगी। अखिलेश यादव ने कल आरोप लगाया बहुत बड़ा कि उनकी जासूसी कराई जा रही है। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया। मानते हैं आप इस बात को कि सरकार जासूसी करा सकती है? यह भाजपा सरकार किसी हद तक गिर के काम कर सकती है। जब विपक्ष पार्टी के सभी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर बारी बारी से सबकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रही है, लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से जब से पेगासस की चर्चा चली है तब से विपक्षी पार्टी के नेताओं के टेलीफोन टैपिंग की भी बात चली है। बहुत पहले राहुल गांधी जी ने इस मामले को उठाया था और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं या विपक्षी पार्टी के अन्य नेता लोग उठा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसी के पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का साजिश है, षड्यंत्र है। विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनकी टैपिंग कराई जा रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। अरविंद केजरीवाल को भी बुला लिया है पूछताछ के लिए, कल जाएंगे वो, ईडी ने बुलाया। तो ये तो भाजपा का एक चरित्र बन गया है ना। हिटलरशाही के रास्ते पर भाजपा जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए भाजपा जा रही है। इसीलिए केवल केजरीवाल जी के ही खिलाफ नहीं, देश के सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस प्रकार का अभियान चल रहा है और जिसके शिकार अब केजरीवाल जी होने जा रहे हैं। तो ये तो भाजपा का एक लगातार परंपरा, नई परंपरा बन गई है। पूर्ववर्ती देश की आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक पूर्ववर्ती किसी भी सरकार में इतना बड़ा ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग नहीं हुआ था जितना कि वर्तमान में भाजपा सरकार में हो रहा है। अखिलेश यादव जो है वो आरोप लगाए थे कल तमाम, और उसके अलावा आजम खां की ज़मीन जो है वो वापस ले ली गई स्कूल वाली, कैबिनेट में लाके बाकायदा प्रस्ताव पास किया सरकार ने और वापस ले ली ज़मीन। हम समझते हैं यह गलत परंपरा भाजपा शुरू कर रही है और इसी गलत परंपरा के आधार पर कभी भाजपा वाले भी इसके शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमारी राय तो यही है कि राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी कोई मायने नहीं रखता। राजनीति विचारों की होती है, वैचारिकी मतभेद होना स्वाभाविक है। इसलिए वैचारिकी मतभेद के आधार पर किसी के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी निकालना ये उचित नहीं है। आज प्रदेश में कई दर्जन विश्वविद्यालय हैं जो इसी प्रकार से जमीन आवंटित कर किए के विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। हम समझते हैं अगर आजम खां के विश्वविद्यालय की जमीन आज सरकार वापस ले रही है तो कल आने वाले दिनों में किसी और विश्वविद्यालय की जमीन सरकार वापस ले सकेगी। यह जो नींव डाली जा रही है यह एक स्वस्थ परंपरा नहीं है।
बातचीत के लिए शुक्रिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने साफ तौर पर कहा कि जो आज़म खान की ज़मीन वापस ली गई है वो एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। आने वाली सरकारें दूसरे कॉलेजेस की, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की ज़मीन भी वापस ले सकती हैं। कैमरामैन हरिओम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।